चलिए दोस्तों, तो मैं बता रहा था कि अगर हम इस कंडीशन को देखें कि हमारे पास तो आया स्पर्म और एग की बात करें, ठीक है, और इन दोनों में फ्यूजन जब होता है तो वो क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। जाइगोट होता है, और जाइगोट हो जाने के बाद ये सिस्टम के सेल को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्तों, बताओ? रेस्टिंग सेल कहते हैं इसको, ठीक है, रेस्टिंग सेल कहते हैं। और इसके बाद हम लोग सेल साइकिल शुरू करते हैं। एक फेज होता है G1, उसके बाद स्टार्ट होता है S फेज, उसके बाद होता है G2, ठीक है, उसके बाद होगा प्रोफेज 1, उसके बाद होगा मेटाफेज 1, फिर उसके बाद अगर देखें तो मेटाफेज 1 के बाद होता है एनाफेज 1, एनाफेज 1 के बाद शुरू हो जाता है हमारे पास टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 के बाद होता है प्रोफेज 2, प्रोफेज 2 के बाद शुरू होता है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 हो गया, मेटाफेज 2 के बाद हमारे पास सिस्टम में आ जाएगा कौन सा? एनाफेज 2, एनाफेज 2 के बाद अगर शुरू हो जाएगा तो टीलोफेज 2, और टीलोफेज 2 के बाद अगर हम लोग सिस्टम में देखें तो फाइनली हमें क्या मिलता है? गैमेट्स बनता है, गैमेट्स मिलता है। जो स्टेज यहाँ पे था, मतलब ये भी तो एक गैमेट ही है ना, गैमेट ही है, गैमेट्स ही है, तो इस स्टेज में फीमेल सकता है। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि मियोसिस की कंडीशंस में, मियोसिस के कंडीशन में ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जो हमारे लाइफ साइकिल में ऑब्जर्व होते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि अपना डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ मियोसिस के रेस्पेक्ट में होगा और मेल के रिगार्डिंग हो रहा है, तो हम लोग जो अभी डिस्कशन पढ़ेंगे उसको मेल के रेस्पेक्ट में हम लोग एनालाइज करेंगे। बट आप लोगों को मेरे अंदाज से ये क्लियर होगा, ये G1 फेज होता है, S फेज होता है, ये G2 फेज है, ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, मेटाफेज 1, ये एनाफेज 1, टीलोफेज 1, फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, और उससे फाइनली क्या बन जाता है? गैमेट बन जाता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब क्या है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो अब ये होता क्या है दोस्तों, एकदम ध्यान से पढ़ना, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। अगर जो ये बात समझ गया ना तो उसको तो मतलब न्यूमेरिकल्स में तो कभी दिक्कत नहीं होगा, इतना तो मैं जानता हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई रेस्टिंग सेल है, रेस्टिंग सेल है हमारे पास, ठीक है, रेस्टिंग सेल है कंडीशंस में। अब रेस्टिंग सेल के कंडीशंस में साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि रेस्टिंग सेल है तो ऑब्वियस सी बात है, ये रेस्टिंग सेल वैसा कंडीशन था, याद करें पुराने वाली बातों को, जिस कंडीशंस में अगर हम लोग देखना चाहें तो इसमें दो तरह के डीएनए पाए गए थे, एक फादर की तरफ से और इस कंडीशंस में एक मदर की तरफ से। ये डीएनए है हमारा, अगर मैं डीएनए को बनाने की, ये डीएनए ही है ना, इसलिए मैं डीएनए के स्ट्रक्चर को अभी क्रोमोसोम से मतलब ये ना कैसे क्रोमोसोम बनता है वो मैं बताना चाहूंगा। रेस्टिंग स्टेज के कंडीशंस में जो भी कंडीशंस होता है, ये कंडीशन है, यहाँ पे आप इसको डीएनए ही कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? डीएनए ही कहेंगे, क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, इसको ध्यान रखें। क्रोमोसोम इसको अभी नहीं बोलेंगे, क्रोमोसोम अभी थोड़ी देर के बाद इसको बोलेंगे। चलिए इस स्टेज में हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो स्टेज है हमारे सिस्टम में, ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको एस फेज में ले जाते हैं। इसको हम लोग रेस्टिंग स्टेज के सेल को इसको पास करवाते हैं किसके थ्रू, बताओ? एस फेज में, पासिंग थ्रू एस फेज। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा कि एस फेज में क्या होता है। बेसिकली एस फेज इज रेप्लिकेटिंग फेज, रेप्लिकेटिंग फेज होता है भैया। रेप्लिकेटिंग फेज होगा तो रेप्लिकेशन किसका होता है? रेप्लिकेशन तो भैया डीएनए का होता है ना, डीएनए का होगा, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो एक डीएनए से इसमें क्या कितने डीएनए बन जाएंगे? दो डीएनए बन जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक सेल बनाया हमने, देखिए इसमें हम लोग बनाते हैं इस कंडीशन में, तो ये फादर का जो डीएनए था ये अब दो हो जाएगा, ये दो डीएनए बन गया फादर का, और मदर का भी डीएनए इसमें दो हो जाएगा।
ये दो हो गया, ठीक है। एस फेज के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस फेज के बाद जो रेप्लिकेशन होता है इस कंडीशन में। अब चलो हम लोग पुरानी बातों को दोहराएं। तो यहाँ पे रेस्टिंग फेज के कंडीशन में दोस्तों मुझे बताएं, रेस्टिंग फेज के कंडीशंस में नंबर ऑफ डीएनए जो थे इसके पास कितने थे। मैंने आपको शुरू के सेशन में ही बताया था कि टोटल नंबर ऑफ डीएनए इसमें कितने था, बताओ। टोटल नंबर ऑफ डीएनए 46 एग्जैक्टली, वेरी सही। अब इस कंडीशन में देखें तो 46 डीएनए थे और पेयर के फॉर्म में करेंगे तो 23 पेयर्स ऑफ डीएनए थे, 23 पेयर्स ऑफ डीएनए। अब इस कंडीशन में बात थोड़ी सी बदल गई, जरा देखिए। अब जहां पहले 46 था, अब ये कंडीशन 46 इंटू 2 वाला हो गया, तो 92 क्या हो जाएगा, इसमें डीएनए हो जाएंगे दोस्तों। क्या इससे आप लोग सहमत हैं मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। इसमें क्या होगा, 42 डीएनए अब हो गए इस कंडीशंस में, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस कंडीशंस में टोटल एस फेज में जाने के बाद आफ्टर रेप्लिकेशन हाउ मेनी डीएनए आर प्रेजेंट, तो आप बोलिएगा 92 डीएनए इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको जरा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं एक बड़ा सा सेल बनाऊं इसको समझाने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, फादर का डीएनए है, फादर का डीएनए है, मदर का भी डीएनए इसको बना देते हैं, मदर का भी डीएनए। तो इस कंडीशन की बात अगर करें तो यहाँ पे मान लो कैपिटल ए था, तो रेप्लिकेशन होने के बाद ये रेप्लिकेटिंग, ये ओरिजिनल वाला था उसको सेंस करके ये रेप्लिकेशन वाला बना, तो ऑब्वियस बात है इसमें कैपिटल है। सपोज इस पे स्मॉल ए रहा होगा, तो रेप्लिकेशन होने के बाद सेम पोजीशन पे यहाँ पर भी स्मॉल ए आया होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे हम लोग फिर से एलील्स के बारे में और जीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जीन को कहते हैं और एलील्स को जरा समझते हैं, फिर से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहें तो कैपिटल ए कॉमा स्मॉल ए, ये चारों के चारों क्या है, जीन्स हैं, चारों के चारों जीन्स हैं। क्या एलील्स के फॉर्म में कैपिटल ए एलील है क्या, देखो ये भी एक डीएनए है, मतलब ये डीएनए 1 है तो ये भी डीएनए 1 है, ये भी मदर के साइड से डीएनए आया था तो ये भी डीएनए 1 है और ये भी डीएनए 1 है। तो क्या इस दो डीएनए 1 में ए जो है, इस ए का सेम पोजीशन पे है, यहां से ऊपर से भी जिस पोजीशन पे जिस लोकस पे ए जीन है, अपोजिट ये पे मेल के ही डीएनए पे दूसरे रेप्लिकेटिंग डीएनए में भी ए प्रेजेंट है। तो क्या हम इस कैपिटल ए और कैपिटल ए को एलेलिक रिलेशनशिप में बांध सकते हैं क्या, नहीं। मैंने क्या बताया था, 3 इंफॉर्मेशन दिया था ना, कि सबसे पहले एलील के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये जितने भी जीन्स हैं वो सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। ऑब्वियस बात है, कैपिटल ए भी वही कैरेक्टर शो कर रहा है, कैपिटल ए भी इसको सेम कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑब्वियस बात है, ये बात सही है। दूसरा कैरेक्टर हम लोगों ने क्या बोला था कि सेम पोजीशन पे सेम लोकस पे होना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है कैपिटल ए जिस पोजीशन पे प्रेजेंट है उसी पोजीशन पे कैपिटल ए भी प्रेजेंट है, तो ये भी बात सही है। बट तीसरा कंडीशन क्या था कि वो डिफरेंट ओरिजिन या डिफरेंट पेरेंट से आना चाहिए। बट तो देखो ये ब्लैक वाला तो फादर से ही सिर्फ आया है ना भैया, और उसके रेप्लिकेशन से बना है। कैपिटल ए अब ही एलील नहीं कहलाएगा, बट हाँ कैपिटल ए स्मॉल ए ये एलील है, ये एलील है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कैपिटल ए स्मॉल ए एलील है, ये है ना। यस सर। अब इस कंडीशन में अगर देखो तो यहाँ पे देखो अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो फिर स्मॉल ए एलिलिक कंडीशन नहीं है, स्मॉल ए और स्मॉल ए एलिलिक कंडीशन नहीं है, बट स्मॉल ए और कैपिटल ए एलिलिक कंडीशन है। मेरे अंदाज से अब यहाँ पे और अच्छे तरीके से आप कॉन्फिडेंस में आ गए होंगे कि एलिल्स और जीन में क्या डिफरेंस है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए, तो साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि एलील जो है एक रिलेशनशिप है किसी भी कैरेक्टर के, मतलब रिस्पेक्ट में, किसी भी पार्टिकुलर कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में दो डिफरेंट पेरेंट्स, मतलब जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट्स के मेल और फीमेल के जो जीन्स होते हैं उसके बीच में सेम लोकस पे प्रेजेंट जीन का एक रिलेशनशिप है फॉर द पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, उसको हम लोग एलील कहते हैं। समझ में आया ना? तो इस कंडीशंस में हम लोग ये कंडीशन हम लोग समझ गए। अब क्या है कि हमारा सिस्टम अगर हम लोग बोले तो एक सेल था, ये जो कंडीशन था, ये सेल जब एस फेज में गया, ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशंस में 46 डीएनए थे, वही सेल फिर एस फेज के बाद 92 डीएनए दिखा रहा है। ये है। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि ये स्टेज जो है बिफोर एस फेज है और ये आफ्टर एस फेज है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस कंडीशन के सेल को ध्यान से रखिए, इस कंडीशन के सेल को मैं कह रहा हूं 2n कंडीशन। 2n कंडीशन क्लियर है ना? यहाँ पे रेप्लिकेशन हो गया तो 46 into 2 इक्वल टू 92, रेप्लिकेशन हुआ ना, रेप्लिकेशन हुआ, तो इस कंडीशन को 2n कहेंगे। समझ में आया ना? अच्छा, इसको अगर हम लोग 2n कहते हैं तो यहाँ के कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? 4n? नहीं, ये अभी भी 2n कंडीशन ही है। देखो दोस्तों, मैं सेल को कह रहा हूं, ध्यान रखें, आप इसको ऐसा ना समझ लें कि 46 डीएनए है मतलब 23 और 23 मदर की तरफ से और 23 फादर की तरफ से आया तो डिप्लॉयड कंडीशन हो गया। ये 2n कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन अलग चीज है, ट्रिप्लॉयड कंडीशन अलग चीज है, टेट्राप्लॉयड कंडीशन अलग चीज है, पर 2n कंडीशन ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखें, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है ना? तो उससे इसको कंफ्यूज ना हो इस चीज में, ठीक है ना? तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2n को मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन और इसको समझेंगे। ऑल सेल्स, सेल की बात कर रहा हूं, ऑल सेल्स, ठीक है, इन विच DNA present inside the resting stage known as 2n कंडीशन। दोस्तों, मैंने कहीं नहीं बोला कि डीएनए के रिस्पेक्ट में हम लोग 2n को एक्सप्लेन करते हैं, नहीं, मैंने बोला सेल के रिस्पेक्ट में 2n को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? इसको नहीं, यहाँ पे मैंने बोला सेल का वो कंडीशन, ठीक है, जिसमें ये कंडीशन आपको देखा गया, उसको 46 डीएनए पाया जा सकता है, यहाँ पे 92 डीएनए पाया गया, तो भी इसको मैंने 4n नहीं किया, इसको 2n कंडीशन क्या है, मतलब रेस्टिंग स्टेज के कंडीशन में दोस्तों जो भी सेल पाया जाता है और उसमें कितने डीएनए पाए जाते हैं, उन सभी डीएनए को 2n कंडीशन में हम लोग बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या है, मैंने आपको अभी बताया था इस कंडीशन में, यहाँ पे जैसे इस कंडीशन में तो G1 फेज में चलाया गया, S फेज में चला गया, अब हम लोग आते हैं G2 फेज में। तो चलिए हम लोग G2 फेज के बारे में अभी देखें, ठीक है? इस कंडीशन में जरा देखो, यहाँ पे समझो, तो अब क्या है, रेस्टिंग स्टेज से जो G1 कंडीशन में था वो S फेज में गया और S फेज से अब हम लोग जा रहे हैं G2 फेज में। मेरी बात को समझिए, G2 फेज में साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि G2 फेज में वो किस स्टेज में गया, जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस, जो स्टार्ट करता है मियोसिस 1 कहते हैं इसको, और मियोसिस 1 में भी सबसे पहले किसको देखने में गया बताओ? प्रोफेज 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोफेज 1 को, क्लियर है ना? प्रोफेज 1 से जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे? मेटाफेज 1 आएगा। अब जरा ध्यान से इसको समझे, थोड़ा सा समय लेगा पर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देके जाएगा। यहां से देखिए जरा इस कंडीशन को कि
रेस्टिंग स्टेज के कंडीशन में जैसे ही हमारा सेल जो आया एस फेज में जैसे ही आया, तो एस फेज से G2 फेज में जैसे ही आने के लिए, तो यहाँ पर भी एस फेज में हमारे पास 92 डीएनए हो गए थे ना दोस्तों। G2 फेज में भी वही 92 का ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे 2n कंडीशन है, यहाँ पर भी 92 डीएनए है, और यहाँ पर भी 2n कंडीशन है। ठीक है, 2n कंडीशन है, म्यूसिस 1 कंडीशन है, प्रोफेज 1। अब चलो प्रोफेज 1 में आने के बाद भी यहाँ पर देखा गया तो नंबर ऑफ डीएनए अभी भी इसमें 92 डीएनए ही है, और इसको 2n कंडीशन ही कहते हैं। अब मेटाफेज में जैसे आया तो मेटाफेज में भी कंडीशन वही बन गया कि यहाँ पर भी 92 डीएनए ही होता है इसमें भी, और 2n कंडीशन ही होता है। बट तो चेंजिंग क्या है, क्यों हम लोग इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मियोसिस 1 के यहां से लेकर मेटाफेज के इस स्टेज तक, इस स्टेज तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कंडीशन सिस्टम में हमारे पास जो आया है, यहाँ पे ऐसे लिखो बिटवीन प्रोफेज 1 टू मेटाफेज 1, है ना, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट्स started. The process of condensation, या इसको कहें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। लॉजिक समझेंगे, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो स्टार्ट होता है, जिसके कारण से जब यहां तक जितने भी डीएनए थे, जो कि पहले 46 था, अब वो अधिक हो जाने के कारण 92 डीएनए हो गया है ना, वो कॉम्प्लेक्स कंडेंस होना, क्योंकि सेल का साइज तो ऑलमोस्ट वही था, अब उसमें नंबर ऑफ डीएनए इसमें बढ़ गए ना, इसमें नंबर, तो उस सेल के साइज को एकोमोडेट करने के लिए हम उस साइज को क्या करते हैं, इसमें एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसपे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और कंडेंसेशन जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशंस में कॉम्पैक्टनेस आना शुरू हो जाता है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो मैं एक बात लिखना चाहूंगा यहाँ पे, सो ड्यूरिंग मेटाफेज ठीक है, और मेटाफेज 1 में, ड्यूरिंग मेटाफेज 1 में क्या क्या आपको मिल गया, लार्ज कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, और इस कंडेंसेशन क्या है, दैट्स व्हाई वी कैन सी क्रोमोसोम। मैंने बताया था ना शुरू के कंडीशन में क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, वहां डीएनए बोल रहे थे। मतलब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरू के कंडीशन में जो डीएनए था, और ये डीएनए कहां से कहां तक चला था, याद कीजिए, G1 फेज में भी आया था, फिर S फेज में भी आया था, S फेज से हमारा G2 फेज में इंटर हुआ, तो G2 फेज में प्रोफेज में भी आया था, प्रोफेज 1 में भी आया था, और ये कंडीशन हमको क्रोमोसोम किस में अपीयर हो गया, मेटाफेज 1 में अपीयर हो गया। समझ में आ रहा है ना, मेटाफेज 1 में ये अपीयर हो गया, क्रोमोसोम में दिखना शुरू हो गया। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा लॉजिक समझे। मैं शुरू से ही आप लोगों को बताना चाह रहा था कि यहाँ पे डीएनए कैसा होता है, जरा फील करें, इस चीज को फील करो दोस्तों। मैं बायोलॉजी को कभी रटे नहीं, प्लीज समझे। ये डीएनए था हमारा, एस फेज में हुआ, तो यही डीएनए क्या हो गया दोस्तों, बताओ, इसका डुप्लीकेशन होना शुरू हो गया, होगा ना, रेप्लिकेशन होगा ना, बोलो, एस फेज में डुप्लीकेशन हो गया ना मित्रों। और ये इतना डुप्लीकेशन हो गया कि अब ये कंडीशन कुछ इस तरह से हो गया, क्या ये क्रोमोसोम की तरह दिख रहा है क्या,
इसको अगर आपको मन करे तो आप इस तरीके से दिखा सकती हैं। ये क्रोमोसोम की तरह दिख रहा है ना। ये एक्चुअली ये देखो ना, ये मेरा डीएनए 1 है, डीएनए 1 है, तो ये भी डीएनए 1 है, ये भी डीएनए 1 ही है, ये भी डीएनए 1 है, और ये भी मेरा डीएनए 1 ही है। बट यहां तक के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डीएनए कहा, यहाँ के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे बोलो? क्रोमोसोम कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और ये जो ब्लैक स्पॉट सेंटर में दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर एक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। सेंट्रोमियर एक स्ट्रक्चर है जो कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए हमारे सिस्टम में बन गया है ना, उसको होल्ड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ जो डीएनए हमारे पास होता है, उसको होल्ड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बोलो, मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। यस सर। अब चलो दोस्तों, एक चीज और बताओ, मैं फटाक से बहुत जल्दी ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज को। यहाँ पे सिस्टम आ गया, ये मेरा डीएनए हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ इस कंडीशन में, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ इस कंडीशन में, और यहाँ पे मेरा, जिसको हम लोग क्या कहें, क्रोमोसोम कहें। फील करें प्लीज, फील कर लेंगे ना तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे, है ना। यहाँ से यहाँ तक के फॉर्म को तो डीएनए कहा हम लोगों ने, बट इसको हम लोगों ने क्या क्या, क्रोमोसोम कहा। क्रोमोसोम कहा। जरा मेरी बात को समझे, यहां तक की कंडीशन में हमारे पास कितने थे? 46 डीएनए था यहाँ पे, है ना। इस कंडीशन में 46 कंडीशन थे। जब एस फेज को पास किया तो 92 डीएनए हमारे पास आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 92 डीएनए आ गए थे ना दोस्तों। अब क्या है जरा समझें, अब दो डीएनए मिलके, देखो ना, ये एक और दो डीएनए मिलके, एक और ये दो डीएनए मिलके, जो कि डीएनए 1, ये भी है डीएनए 1 है, आपस में मिलके एक क्रोमोसोम बना है ना। अगर हम लोग यूनिटरी मेथड को समझे तो दो डीएनए मिलके कितने क्रोमोसोम बना रहे हैं? एक क्रोमोसोम बना रहा है ना दोस्तों। लॉजिक समझे प्लीज, ये रखे कॉन्सेप्ट को जरा समझे। तो भैया 92 डीएनए है, तो प्रोफेज के बाद मेटाफेज में आया, तो मेटाफेज में 92 डीएनए से कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे? तो 92 डीएनए से हमारे पास क्रोमोसोम कितने बन जाएंगे बताओ? 1/2 इंटू 92, कट गया कट गया, तो ये 46, तो 46 क्रोमोसोम कहेंगे। At the end of metaphase, from 92 DNA, we will receive 46 chromosomes. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। क्लियर है ना? अच्छा, यहां तक का कंडीशन सारा का सारा चीज ना विद इन अ सेल ही चल रहा है। ऐसा ना चले कि सेल एक ही सेल के अंदर चल रहा है। मेरी बात को समझते चलेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखो, शुरू के कंडीशन में ये डीएनए था हमारा, ये फादर का था और ये मदर का था। फील करते चलेंगे। अब यहाँ पे एस फेज आ जाने के कारण ये मदर का डुप्लीकेशन हो गया। ये देखो, मदर का भी 2 डीएनए बन गया इस कंडीशन में। यहाँ पे फादर का भी डीएनए बन गया इस कंडीशन में। फादर का भी डीएनए इस कंडीशन में बन गया। अब इस कंडीशन में जरा देखिए, तो यहां से ये एस फेज में आया, ये एस फेज में आया, एस फेज में आया, और यहां से फिर ये कंडीशन किस कंडीशन में आ गया? मान लो हम लोगों ने मेटाफेज 1 मान लिया, तो मेटाफेज 1 में कंडीशन में अब तो यहाँ पे क्रोमोसोम आ गया ना दोस्तों। ये बात समझ रही है ना? तो क्रोमोसोम आ गया मेटाफेज की कंडीशंस में, क्रोमोसोम जो हमारे सिस्टम में आ गया, हमारे सिस्टम में, तो ये कंडीशन क्रोमोसोम के कंडीशंस में आ गया, मेटाफेज के कंडीशन में। मेरी बात समझ में आ रही है? सभी को बताइए प्लीज। यस सर।
इस कंडीशन में इसका अरेंजमेंट क्या होगा कि मान लो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो इस तरीके से, सॉरी ये तो अब हमारा क्रोमोसोम बन गया ना, तो ये कंडीशंस हैं, तो ये अब क्रोमोसोम, यही दो डीएनए जो है ना, अब वो अरेंज्ड होगा क्रोमोसोम के कंडीशंस में, अरेंज होगा। मैं फिर से बना देने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज बातों को एकदम ध्यान से क्रिस्टल क्लियर रखें अपने दिमागों में, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कंडीशन हो गया। अब इधर से अगर मदर की बात करें तो मदर के कंडीशंस में मैं थोड़ा तेजी से बनाता हूँ। ये हो गया मेरा डीएनए 1, ये भी डीएनए 1 था मदर की तरफ से, ये डीएनए 1 है, ये भी डीएनए 1 है। अच्छा, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि एक साइड में ही, और यहाँ पे तुम्हारा जो भी है हमारे सिस्टम में, तो एस्ट्रोलीज जो इसके कंडीशंस में होंगे इसको होल्ड करके रखेंगे, ये हम लोग जानते हैं इस कंडीशंस में, है ना? इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सारा फादर का एक साइड होगा, मदर का एक साइड है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट इतना श्योर है कि डीएनए 1 अगर इस साइड है तो डीएनए 1 भी इसी साइड होगा। इधर मदर का भी आ सकता है, इधर फादर का भी आ सकता है, ये सिस्टम होता है, ठीक है ना? अब चलो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मेटाफेज एक वो स्टेज था दोस्तों, मेटाफेज जो था, मेटाफेज वो स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम जो थे ना वो हाईली कंडेंस्ड हो गया, सॉरी क्रोमोसोम नहीं, डीएनए हाईली कंडेंस्ड हो गया, और जिसके थ्रू क्या बने, क्रोमोसोम बन गए, क्रोमोसोम बन गया। अब यहाँ से दो तीन टर्म्स आते हैं, जरा देख लें। इसमें एक टर्म आता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर दूसरा टर्म इसी में हम लोग देखेंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है? फिर इस कंडीशंस में हम लोग तीसरा टर्म इसमें देखेंगे, क्रोमैटिड्स के बारे में देखेंगे, यहीं पे क्रोमैटिड्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रोमैटिड्स को, हम लोग देखेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स में देखेंगे, क्रोमैटिड्स में समझेंगे, और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स भी देखेंगे, क्रोमैटिड्स भी है। फिर चौथे कंडीशंस में हम लोग होमो जाइगस कंडीशन भी देखेंगे, और पांचवें कंडीशन में हम लोग देखेंगे हेटेरो जाइगस कंडीशन। तो लास्ट में एक फिलर्स के फॉर्म में मैं नोट करके बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है जाइगोट एंड जाइगस में। ये कब हम लोग जाइगोट बोलते हैं, कब हम लोग जाइगस करते हैं, होमो जाइगोट कंडीशन और होमो जाइगस कंडीशन कब हम लोग बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना? तो चलिए वन बाय वन फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है दोस्तों, जरा देखें। होमोलोगस क्रोमोसोम में दो वर्ड्स आता है, एक वर्ड आता है होमो, जिसका लिटरल मीनिंग होता है सेम, और लोगस का अगर हम लोग बात करें तो इसको कहते हैं क्रोमोसोम, सॉरी क्रोमोसोम नहीं, लोगस मतलब पोजीशन, सॉरी माय मिस्टेक, है ना, पोजीशन कहते हैं, पोजीशन कहते हैं, पोजीशन, और किसके रेस्पेक्ट में, पोजीशन ऑफ जीन, ठीक है? तो जरा देखिए, जब हमारा क्रोमोसोम अब बन गया है, तो क्रोमोसोम जो हमारे पास अब बन गया है ना, और ये मदर की तरफ से आने वाला जीन है, क्रोमोसोम है, यहाँ पे आ गया हमारे सिस्टम में, ठीक है, इस कंडीशन में। तो अब जरा देखो,
इस पे मान लो ए जीन का लोकस था, यहाँ पर भी ए जीन का लोकस था। अब चूंकि ये भी डीएनए 1 है, ये भी डीएनए 1 है, ये फादर की तरफ से आया था, ये मदर की तरफ से आया था, ठीक है। तो भैया ये डीएनए 1 और डीएनए 1 दोनों सेम ही है, अंतर सिर्फ ये है कि ये फादर की तरफ से आया और ये मदर की तरफ से आया। सेम पोजीशन पे दोस्तों यहाँ पे स्मॉल ए है और यहाँ पर भी स्मॉल ए है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिटवीन ये क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम 1 ही है, ठीक है, क्रोमोसोम 1 ही है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बिटवीन टू क्रोमोसोम्स a gene for a या small a for ऐसे लिखो, for a character is present at same position known as homologous chromosome, या और भी अगर हम लोग कहना चाहें तो बोल सकते हैं टू क्रोमोसोम्स ऑफ सेम पेयर। सेम पेयर बहुत मायने रखता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सेम पेयर बहुत मायने रखता है, क्योंकि डीएनए 1 को डीएनए 1 से ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। भैया मेरे पास जो सेल है उसमें तो 1 का पेयर है, 1 के मदर और फादर वाला, और फादर वाला 2 का भी पेयर होगा, ऐसे करते करते 23 वाला भी होगा, ये भी मदर वाला और ये फादर वाला, इस कंडीशन में। पर मैं 1 को कंपेयर नहीं कर सकता 2 से, 1 को नहीं कंपेयर कर सकता 23 से, 2 को 2 से ही करेंगे, 5 को 5 से ही कंपेयर करेंगे, 3 को 3 से ही कंपेयर करेंगे, 23 को 23 से ही कंपेयर करेंगे। तो वही मैं बोल रहा हूं फॉर होमोलोगस कैरेक्टर के लिए। तो टू होमोलोगस क्रोमोसोम, टू क्रोमोसोम्स ऑफ सेम पेयर ऑन विच alleles are present, एलिल्स आर प्रेजेंट। अब भैया मैं जानता हूं ना एलिल्स किसको कहते हैं, एलिल्स उसको कहते हैं किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जीन का वो फॉर्म जो कि सेम पोजीशन पे 2 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहता है, 2 डीएनए पे प्रेजेंट रहता है, और जो 2 डिफरेंट ओरिजिन से आया हुआ रहता है, उसी को एलिल कहते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। इस कंडीशन के रेस्पेक्ट में हम लोग कह सकते हैं कि क्रोमोसोम 1 जो है वो क्रोमोसोम 1 एंड 1 होमोलोगस है, 2 जो है 2 के साथ होमोलोगस, 3 जो है 3 के साथ क्रोमोसोम होमोलोगस, 4 जो है 4 के साथ है, ये कंडीशंस में है ना, इस कंडीशंस में है ना, ये वाला कंडीशन होता है। तो ये क्या है, होमोलोगस ऑफ ईच अदर, मतलब होमोलोगस का ये 2 किसके लिए है, वो भी होमोलोगस है, 3 होमोलोगस ऑफ ईच अदर है, 4 भी होमोलोगस ऑफ 4 है ना, और इसी तरीके से आगे बढ़ जाइए 23 बस मेल एंड फीमेल। ध्यान रखिए ये एक नेचर का बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है, जिसमें जब भी दो मेल और फीमेल के थ्रू से, मेल और फीमेल के जो जर्म सेल्स होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो उसमें पेयरिंग होती है, और उसमें अगर नॉर्मल कंडीशन रहा तो मेल का जो 1 क्रोमोसोम है वो फीमेल के 1 क्रोमोसोम के साथ ही पेयरिंग करेगा, सेकंड जो है सेकंड के साथ ही पेयर करता है। तो वो दोनों जो पेयरिंग होता है ना बिटवीन द सेम क्रोमोसोम, उसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या मेरी बात समझ में आ रही, बोलो। उसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि पर 1 को 2 का नॉन होमोलोगस बोलेंगे, 2 को 3 का नॉन होमोलोगस बोलेंगे, 1 को 3 का नॉन होमोलोगस बोलेंगे, अब मान लो 2 को 23 का नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। तो ये सारे जो कितने हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इसको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। ठीक है, तो मेरे अंदाज से आप लोगों को होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गया और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम भी समझ में आ गया। समझ में आया दोस्तों कि मैं फिर से समझाऊं प्लीज। समझ गए।
चलिए बेहतर। अब हम आपको बताना चाहेंगे क्रोमैटिड्स। आज जितना हो पाएगा अभी के सेशन में, है ना, उसको आज कंप्लीट करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। क्रोमैटिड्स क्या होता है? जो जो दोस्तों हमारा जो डीएनए होता है, गौर से समझेंगे क्रोमैटिड्स को। ये जो डीएनए है हमारे पास, ये डीएनए है, और ये जब रेप्लिकेशन करता है तो ये दो डीएनए बनाया हमारे पास, सेम दो डीएनए बन गया। और जब ये मतलब ये डीएनए 1 है तो ये भी डीएनए 1, ये भी डीएनए 1, और इसमें जब कंडेंसेशन हुआ तो अब ये क्या बन गया, सेम क्रोमोसोम पे दोनों के दोनों डीएनए आ जाते हैं। आगे ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्रोमैटिड्स है, ये भी क्रोमैटिड्स है, ये क्रोमैटिड्स है, ये भी क्रोमैटिड्स है, और ये दोनों चूंकि एक ही क्रोमोसोम के प्रेजेंट है, तो अगर मान लो इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो 1 and 2 ऑफ क्रोमोसोम 1 आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। बस आप क्या करें, इसको अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें, पूरी जेनेटिक्स को हम लोग कवर करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट कल फिर 7 बजे करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।